सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, यानी कि वन्य जीव और प्राणी संसाधन। ये एनसीईआरटी के लिए पता है चैप्टर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपकी लाइफ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। क्लास 10th का वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। हम जैसे चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको चैप्टर के पार्ट मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगेन, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन 6 to 12 के लिए सभी बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। तो यहाँ जाके ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के वाले हैं वी ह्यूमन अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेड ऑन द सिस्टम ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब है कि हम जीव जंतु हैं, मानवीय क्या कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अंदर रहते हैं। और दूसरी बात, ये एक ऐसा वेब डिज़ाइन एक ऐसे निर्माता ने बनाया है, एक ऐसे भगवान ने बनाया है, जिसमें आप देखते हो कि हमारे मानव कर्म की वजह से कोई किसी पर डिपेंड नहीं होता है। इकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली कनेक्ट है एक दूसरे से, और हम काम ना भी करें तो 24 घंटे प्रकृति काम करते आ रही है। जंगलों का जानवरों से क्या संबंध है और जानवरों और जंगलों का इंसान से क्या संबंध है, उसके बारे में इस चैप्टर में बहुत बारीकी से तो नहीं बताया, पर मोटा मोटा समझाने की कोशिश जरूर करी गई है। और साथ में ये भी बताया है कि उदाहरण के लिए पौधे, जानवर और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे सूक्ष्म जीव बोलते हैं, हम सांस ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो हम खा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हम पहन रहे हैं, इनमें इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। आपको लगता होगा खेतों में छोटा सा केचुआ भी जो होता है, ये छोटे छोटे बायोम्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनका क्या महत्व है, चींटी का क्या महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोलॉजिकल सिस्टम में प्रकृति ने ऐसे काम बांटे हुए हैं जिसकी वजह से 24 घंटे ये सारे बायोम्स काम कर रहे हैं और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आपको एक छोटा सा मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट है उसका क्या महत्व हमें देखने को मिलता है। तो वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न प्रकार के हैं, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। इट मीन्स दैट ये बता रहा है कि वन्य जीव और कृषि फसल जो होता है, वो इनकी जातियां उपजातियां जितनी भी होती हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से आकार में और कार्य में भिन्न तो हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। इंटरडिपेंडेंसी इनकी बनी पड़ी है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, यू विल एबल टू फाइंड आउट दैट देयर आर सम एनिमल एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। ऑफ कोर्स ये आपके एरिया में है, और आप पूरे जो आप जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये फ्लोरा एंड फोना बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन ऑफ कोर्स ये आपकी लाइफ में इफेक्ट कर रहा है। इंडिया ने कम से कम 20% ऐसे मैमल्स को रिकॉर्ड करा है जो अभी खत्म होने के कगार पे है, और इसकी वजह से मानव जीवन भी खतरे में आ सकता है। इंडिया दुनिया का सबसे रिचेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे टोटल अगर 100% अलग अलग टाइप के जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे रहते हैं, तो उनमें से 8% हिस्सा भारत के अंदर ही पाया जाता है। और भारत के अंदर पाया जाता है तो पॉसिबली ये है कि इनको हम बचा के रखें और समय के हिसाब से इसको इस्तेमाल भी करते रहें। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अगर 8% है फ्लोरा एंड फोना, तो ऑफकोर्स ये डाइवर्स है, ये अलग अलग हो सकते हैं। डाइवर्स मीन्स अलग अलग होना। और यहाँ पे इस तरीके से डेली लाइफ में क्या कहते हैं, एक दूसरे को एज अ टेकन और ग्रांटेड यूज हो रहे हैं। दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ आवर एनवायरमेंट। बट समय के साथ साथ क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ये बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही है, इफेक्ट हो रही है, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता जा रहा है, और जिसकी वजह से मानव जाति जो है वो दिक्कत में आएगी ही आएगी। तो ऐसे में जैसा मैंने कहा कि इंडिया ने एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड लाइफ एंड 20% मैमल्स, मतलब कि हमने इंडिया के अंदर 10% वाइल्ड फ्लोरा यानी कि जानवरों को और 20% मैमल, छोटे छोटे जीव जो होते हैं स्तनधारी, उनको हमने थ्रेटन लिस्ट में डाला हुआ है। अब आप कहोगे कि यार जानवरों का जंगलों से क्या लेना देना और जंगलों का हमसे क्या लेना देना, तो इतने अगर आप जानकार नहीं हो फिर आप बेवकूफ़ हो।
सिंपल सा मतलब ये है कि जंगलों से सारे मेडिसिन मिलती है भाई हमें, और मेडिसिन नहीं रहेगी तो फिर हम जिएंगे कैसे। डेली बेसिस पे खाना जो हमें आ रहा है वो फ्लोरा एंड फोना का पार्ट ही है। और जीव जंतु, अगर जंगल कट गए तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे। जीव जंतु में से कितने ज़्यादा ऐसे जीव जंतु हैं जो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है और हमारे लिए मेडिसिन बनाने का और हमारे लिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम भी आ रहे हैं। तो सरकार ने समय के साथ साथ एक लिस्ट बनाई और इसका काम किसको सौंपा गया, इसका काम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IUCN कहा जाता है। अगर आप देखो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 5 अक्टूबर 1948 में ये बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके मेंबर्स एक 1400 मेंबर हैं और ऑफ कोर्स इसका समय समय पे क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ इसका डेटा समय समय पे अपलोड होता रहता है। तो ऐसे में IUCN ने एक डेटा बनाया, हर कंट्री के अंदर सिस्टम बनाया सॉरी। तो जो बताया गया कि फ्लोरा एंड फोना कौन कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो बचे हुए हैं, तो नॉर्मल स्पीशीज हैं जो बचे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी कंट्री के अंदर कैटल, साल, पाइन, रोडेंट और ETC ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो नॉर्मली हमें देखने को मिल जाते हैं। आपके इलाके के अंदर शीशम का पेड़ हो सकता है, पीपल का पेड़ हो सकता है, नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्पेशीज को हम नॉर्मल स्पेशीज बोलते हैं। कुत्ते, आपको जंगली कुत्ते देखने को मिलेंगे, पर क्या हर जगह शेर देखने को मिल जाता है? नहीं, तो नॉर्मल स्पेशीज में से नहीं आता है। दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होते हैं जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है, ऐसी प्रजाति जो पहले तो थी, मतलब अगर मैं आज से 100 साल पहले जाऊं तो इनकी संख्या में बहुत देखने को मिलती है, जैसे ग्रीन टर्टल हो गया, चिंपैंजी हो गया, ब्लू व्हेल हो गया। अभी एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुकी हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि यार इसका क्या काम है, फ्लोरा एंड फौना का क्या काम है और हमारी लाइफ इसे कैसे इम्पैक्ट कर रही है, तो ऐसा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। These are the species where the danger for the existence for the survival of such species is difficult if the negative factor that has led to decline in their population continue to operate। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में है, ऐसी प्रजातियों का अस्तित्व मुश्किल है यदि नकारात्मक कारक है जो आबादी की गिरावट के कारण बना है तो काम करना जारी रखते हैं। इट मीन्स दैट, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी इनकी आबादी कम हो रही है इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको बचा सके, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीशीज में विलुप्त हो जाएंगे तो भैया इनसे जो मेडिसिन या इनके द्वारा जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है वर्नेबल स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां जो ऑफकोर्स जिनका स्तर गिर तो रहा है लेकिन भविष्य के अंदर ये पूरी तरीके से चपेट में आ जाएंगे और संभव है कि पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएं। तो ऐसे में इन्हें वर्नेबल स्पीशीज बोलते हैं, जिन्हें चपेट में आने वाली प्रजाति कहा जाता है। उसके बाद रेयर स्पीशीज है। ये स्पीशीज तो हमें मिलता ही नहीं है, कहीं सिलेक्टेड जगहों पे हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे आपने टाइगर और लायन सुना होगा लेकिन लाइगर आपने सुना नहीं होगा, है ना। तो ये स्पीशीज बहुत ही रेयर है। स्पीशीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वर्नेबल कैटेगरी। ये वो कैटेगरी हो सकती है जो बहुत रेयर है, या तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी है कि खत्म हो जाएंगी या बहुत जल्दी खत्म होने वाली होंगी, तो इसलिए रेयर स्पीशीज कहा जाता है। दूसरा है एंडेमिक स्पीशीज। ये वो स्पीशीज है जो सिलेक्टेड जगहों पे रहती है। जैसे मान लो सहारा की, साइबेरियन की जो बर्फ वाली वादियां हैं, वहाँ पे जो सबसे ऊंचा वाला पहाड़ है, वहाँ पे जो पानी मिलता है उसके अंदर ही वो स्पीशीज मिलता है, कहीं और मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके क्लाइमेट जो है वो जानवर के लिए या उस पेड़ पौधे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। वो आप दिल्ली में नहीं उगा सकते। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज। दे आर द स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। जैसे हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो चीता को लाया गया था। चीता को जब लाया गया तो कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर इसको रखा गया। उसे असम में क्यों नहीं छोड़ा गया, जैसे जम्मू कश्मीर में छोड़ा क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि नेचर और क्लाइमेट ही ऐसा बनाया गया है उसके लिए कि वो वहीं पे सिचुएटेड होकर रह सकता है और वहीं पे अपना जीवन यापन कर सकता है। उसके बाद ये तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, खत्म ही हो गई। अब इनको रेड डाटा बुक के अंदर डाला जा चुका है। ये वो स्पीशीज है जो आज से हजारों साल पहले धरती पर रहती थी। जैसे मैमथ है, अभी मैमथ दिखाई नहीं देता, बस हमें कार्टून में दिखाई देता है मैमथ, लेकिन रियल में कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले मैमथ भी होता था। 100 हाथियों जितना जो जान होता था वो एक मैमथ के अंदर पाया जाता था। तो ये रेयर स्पीशीज क्या है, तो एक्सटिंक्ट है, खत्म हो गए। डायनासोर है ही नहीं हमारे पास अभी, है ना। तस्मानिया टाइगर, इतना खतरनाक टाइगर होता था, ये तो देखने को ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द फर्दर डिट्रियोशन, मतलब इसीलिए हमें इन्हें बचाने की जरूरत है। इनको खतरा जो हो रहा है प्रकृति के अंदर
उन्हें हमें ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी जिससे बचाया जा सके, और इससे हमारा जो ह्यूमन नीड है वो पूरा हो जाए, और आने वाले जो अस्तित्व बचे हुए हैं, जो हमारी आने वाली प्रजातियां हैं, आने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट भी रहे। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा फ्लोरा एंड फौना के बारे में था ये चैप्टर। ये हमारे लिए रिसोर्स की तरह है, जैसे ज़मीन हमारे लिए रिसोर्स है, पानी हमारे लिए रिसोर्स है, ऐसे ये भी हमारे लिए रिसोर्स है, इसलिए रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए। तो ये वीडियो लेक्चर इसका पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।